अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं अतहर ख़ान। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हैदराबाद दक्कन की जानी मानी शख्सियत रुकनुद्दीन साहब, जो एक गज़ल सिंगर है। सारी दुनिया में जो है जाने जाते हैं। कई उनकी मशहूर गज़लें और कई शोज़ जो है मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे करने के बाद, और रिकॉर्ड्स भी जो है रिलीज़ किए हैं कंपनीज से, कई जगह अवेलेबल भी है दूसरे कंट्रीज़ में। तो आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। चलिए बात करते हैं शहर हैदराबाद दक्कन के गुलकार रुकनुद्दीन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं आपको हमारे स्टूडियोज़ में। ज़रा नवाजी। तो आप कई लोग जानते हैं आपको आपके नाम से, आपकी आवाज़ से, और आपके कई जो है गज़लें हैं जो काफ़ी मशहूर वो मारूफ़ हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं अपने बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप किस तरह आपका ये सिंगिंग का, गुलकारी का जो सिलसिला जो है सफ़र शुरू हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ और कहाँ तक जो है पहुँचे। मैं बचपन से ही वैसे गाते आ रहा हूँ, फिल्मी गाने गाया करता था। वालिद साहब भी मेरे कुछ फिल्म संगीत से उनको लगाव था। खैर वो तो वहीं ख़त्म महदूद हो गया था, मगर मुझे जो है वहाँ से एक वो मिली कि वहाँ से मैं जो है गाना सीखता चला गया। और फिर म्यूज़िक इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ म्यूज़िक से मैंने बैचलर ऑफ म्यूज़िक का डिग्री किया। फिर उसके बाद जो है फिर मैं प्रोग्राम्स करता रहा। मैं बाहर भी करा, मैंने हैदराबाद में भी किया बहुत, और हैदराबाद के बाहर भी किया, हिंदुस्तान के बाहर भी किया। और मैं जो है उस्ताद भीम शंकर राव जी, जो म्यूज़िक कॉलेज के अच्छे लेक्चरर थे, उनके घर पर जाकर मैं दिलसुख नगर में उनके घर पर जाकर भी सीखता था और फिर कॉलेज में भी सीखता था। फिर उसके बाद जो है गज़ल की तरफ मेरा सोचा कि गज़ल भी गाना चाहिए। तो इस वास्ते मैं अज़ीज़ दारोगा, जो बहुत अच्छे गज़ल सिंगर थे उस ज़माने में, तो उनसे भी मैंने अज़ीज़ दारोगा साहब से भी तालीम हासिल की गज़ल की। फिर उसके बाद जो है मुमताज़ अहमद, जो फ़ाइन आर्ट्स के ऑर्गेनाइज़र थे, उनसे भी मैंने जो है मुमताज़ अहमद साहब से भी गज़ल की गायकी उनसे भी सीखी। ये कब की बात है, यानी सबसे पहले जो आपने शो किया या कॉन्सर्ट किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये कितने साल पहले की बात है? ये देखिए, मैं वैसे बहुत पहले तो जो सिर्फ फिल्मी गाने गाया करता था, मगर जब मैं गज़ल की दुनिया में आया तो सबसे पहले मैं जो है 1969 में रेडियो स्टेशन दूरदर्शन से मेरा रिकॉर्ड किया गया, और वहाँ पे मैं वहाँ का रेडियो स्टेशन का भी जो है आर्टिस्ट हूँ। और वहाँ से मेरे को फिर अब तक जो है मैं रेडियो स्टेशन में गाता भी रहता हूँ। और तो 1969 से गा रहा हूँ। 1969 से तो माशाल्लाह काफ़ी जो है, जी हाँ, 40 साल तकरीबन हो गए हैं। तो ये जो सिंगिंग, जब आप शुरू में जब गा रहे थे या फिर गाने का आपको शौक़ था, तो सिर्फ सिंगिंग क्यों चुने आप? कोई और भी जो है शो बिज़नेस में काफ़ी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे जो है बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी कई और चीज़ें कर सकते थे। तो सिंगिंग का जो आपका पैशन है वो कैसे? क्योंकि वो आवाज़ खुद ऐसी थी कि मैं जो है उसको मैं सोचा कि जो है चलो आवाज़ के हिसाब से गाना ही शुरू कर देना, क्योंकि वालिद साहब तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से वाकिफ़ थे उन्होंने। और मैं उसके बाद मैं जो है गाने की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, क्योंकि मेरी आवाज़ इस किस्म की बनाई गई थी अल्लाह की तरफ से, तो उस गाना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, जो गज़ल की सिंगिंग है, ये जैसे आप पहले फिल्मी गाने गाते थे, आमतौर पे प्रोग्राम्स होते हैं कैरियोकी पे, जो ऑलरेडी गाना गाया हुआ है उसी को कॉपी करके लोग गाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आम तौर पे जो सिंगर्स होते हैं वो तालीम लेना ज़रूरी है या सुन के जो है एक सिंगर बन सकते हैं? नहीं, जब तक के जो है तालीम ना लें तो सुर ज्ञान नहीं हो सकता। सुर का होना बहुत ज़रूरी है, सुर के साथ साथ ताल का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक के अगर कोई क्लासिकल फाउंडेशन है, क्लासिकल जब तक ना सीखे वो आगे जो है उन्हें बढ़ ही नहीं सकता। तो आप डिग्री भी जो है आपकी म्यूज़िक में है जी, और काफ़ी जो है आपके प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रेडियो पे भी कर चुके हैं, और तो तकरीबन कितने शोज़ जो है अभी तक आप मैंने पता तो नहीं है, वह 4-5 हज़ार 6 हज़ार को इतने शोज़ कर चुका हूँ मैं। और वैसे भी मेरे उसी दौरान में मुझे जो है जिद्दा कंपनी से, जिद्दे में एक कंपनी है सॉन्ग एंड साउंड,
वो लोग मेरे को रिकॉर्ड किए, वो लोग 20 वॉल्यूम कैसेट्स भी मेरे रिलीज़ कर दिए वो लोग। और एक जो है म्यूज़िक इंडिया पॉलीग्राम, जो म्यूज़िक इंडिया थी पहले पॉलीग्राम हो गई है, उस कैसेट को भी जीशान के नाम से मैंने उसको रिकॉर्ड किया। और उसके बाद यहाँ पर कुमित बेन जोशी जो गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश थी, तो उनके ही हाथों से उसका इफ्तिताह भी करवाया था मैं यहीं पर हैदराबाद में। हुकूमत जो इंडियन या आंध्र प्रदेश स्टेट में कोई ऐसी जो है आर्ट काउंसिल वगैरह का कुछ सपोर्ट रहा जो आपको जो है प्रमोट करने में वो लोग मदद किए, या कुछ स्कॉलरशिप्स या अवार्ड्स वगैरह कुछ जो है आपको? प्रोग्राम्स तो मुझे बहुत मिलते रहे कल्चरल अफेयर्स से। और एक अपना उत्सव हुआ था प्रोग्राम बॉम्बे में 1989 में, तो अपना उत्सव में मुझे आंध्र प्रदेश से भेजा गया। और वहाँ पर जो मैंने राजीव गांधी साहब मौजूद थे, उनके सामने मैं एक गज़ल गाया था। वो उसको भी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करे। पूरी पब्लिक जो है ठहर के, जब तक कि हम स्टेज से अपना सामान लेके अपनी जगह पे न पहुँचें उस वक्त तक थालियाँ बजती रहीं। और वो बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ उस दिन। वो कौन सी गज़ल थी जो आप जो है? मैं नज़र से पी रहा हूँ ये समा बदल ना जाए। क्या बात है, मैं नज़र से पी रहा हूँ ये समा बदल ना जाए। जी, तो काफ़ी जो है फेमस हो गई थी जी। अच्छा, जो रिकॉर्ड की बात कर रहे थे आपके भाई, आपकी कैसेट्स जो है रिलीज़ की गई, तो ये कौन से जो है कितनी आपकी गज़लें जो है मार्केट में अवेलेबल है राइट नाउ? मैं हर कैसेट में तो कम से कम कैसेट में के हिसाब से 1990 की कैसेटें थी, तो 20 वॉल्यूम कैसेट तो मार्केट में हैं। मगर अब तो चूँकि अब नया VCD भी निकल गया है, तो VCD में भी जो है मुझे रिकॉर्ड किया गया है। मूवी प्लैनेट वाले रिकॉर्ड करे हैं, उनके पास 2 VCDs हैं। और एक जो है SK इलेक्ट्रॉनिक, इन्होंने भी रिकॉर्ड किए हैं, उनके पास भी एक मेरी जो है VCD मौजूद है। आम तौर पे देखा गया है कि जो भी जो है आर्टिस्ट होते हैं उनका कोई आइडियल होता है जी। जैसे कोई ये जो है बड़े दिलीप कुमार को देख के एक्टिंग करते हैं या फिर हर फील्ड में, तो आपका जो सिंगिंग का जो पैशन है वो किससे मुतासिर रहा है? कौन से जो है सिंगर गुलकार जो है आपके आइडियल रहे? मेरे लिए तो जो है मोहम्मद रफ़ी थे, तो उन्हीं के गाने गाता था मैं उस ज़माने में। मगर उसके बाद मैं बेगम अख्तर, आरिफ रऊफ़ साहब के वालिद, उनकी गज़लें सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरे को जो है शौक़ हुआ कि भाई गज़ल की तरफ ही बढ़ना चाहिए अभी इस वक्त। जब ये जो आपका सफ़र रहा, इसमें जो है आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या चैलेंजेस रहे? मतलब आप कैसे जो है इतना कंटिन्यू रखने में कामयाब रहे आप? चैलेंजेस तो खैर हर आदमी के साथ तो रहते ही रहते हैं, और मेरे साथ भी हुए, मगर मैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ता गया। हैदराबाद में क्या कोई बड़े प्रोमोटर्स है जो अपना जो लोकल टैलेंट, सिंगर्स या कोई भी और, हैदराबादी मूवी इंडस्ट्री भी बड़ी जो है स्ट्रगल कर रही है कि कुछ करने के लिए, तो ऐसे कोई लोग हैं जो है टैलेंट को प्रमोट करने के लिए जो है उनकी हेल्प करते हैं या उनके साथ पार्टनर बन के जो है आगे बढ़ाते हैं काम को, या आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, ऐसी कुछ है? वैसे होंगे शायद, मेरे से कभी कोई साबिक़ा पड़ा नहीं है, वो होंगे बढ़ाते हैं लोग। मेरे को एक चीज़ ये मिली कि जब फाइन आर्ट्स एकेडमी जो है फाइन आर्ट्स एकेडमी मेरे को बहुत प्रमोट करी। फाइन आर्ट्स एकेडमी हैदराबाद की तो मेरे को बहुत प्रमोट करी, मेरे प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा करवाए वो लोग। और फिर बाहर भी 400 साल जश्न हैदराबाद जिद्दे में मुनक़िद हुआ था, तो उसमें भी मुझे जो है फाइन आर्ट्स की तरफ से ही मुझे वहाँ बुलाया गया था। तो कितने घंटे रियाज करते हैं? मैं रोज़ाना देखिए 1.5-2 घंटे तो बराबर रियाज करता हूँ। तो आज आप माशाल्लाह मुनसिफ भी प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहाँ से हैदराबाद दक्कन का लोकल टैलेंट को जो है प्रमोट करते हैं हम लोग यहाँ से। जी। तो आप जो है मौजूद हैं हमारे खान लतीफ़ खान साहब भी मेरे को प्रमोट किए हैं, ज़ाहिद अली खान साहब और खान लतीफ़ खान साहब, ये लोग मेरे को बहुत हमेशा प्रमोट करते रहे। और मैंने हमेशा इस पे यहाँ के मुंसिफ के पेपर में भी मेरे आर्टिकल्स आते थे, मतलब तारुफ आया था मुझे। तो यहाँ पर भी खान लतीफ़ खान साहब और ज़ाहिद अली खान साहब दोनों बहुत ज़्यादा प्रमोट, फिर आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छे हैं ये लोग, आर्टिस्ट को प्रमोट करते ही करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी जो है एक्टिव एंड हैदराबाद के लोगों के लिए जो है करते हुए आ रहे हैं, कर रहे हैं और करना भी काफ़ी कुछ चाहते हैं। ये लोग कर रहे हैं। जी। तो एक सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि
एक जो आर्टिस्ट होता है और एक आम आदमी होता है, तो आप क्या समझते हैं इन दोनों में जो है क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आर्टिस्ट तो जो अपने में रहता है, उन्हें जो है अपने गाने में, अपनी नई नई चीज़ें बनाने में, नए नए धुनें बनाने में। अब आम आदमी तो ऐसा है कि उन्हें दाल रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ रहता है, उसको कुछ इधर तो सोच भी नहीं सकता हूँ। जी। अच्छा, तो हैदराबाद में जो नौजवान सिंगर्स है अभी, जो उभरते हुए कलाकार है या अदाकार, गुलकार, इन लोगों के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या जो है अपॉर्चुनिटीज़ है, मौके इन लोगों के लिए कुछ है कि आगे जो है ये तरक्की करें, अच्छा नाम कमाएं? नहीं, बिल्कुल कमा सकते हैं वो लोग, बशर्ते कि वो लोग मेहनत करें, क्लासिकल सीखें। क्लासिकल के बाद ही वो लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हैं हैदराबाद में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जूनियर्स आर्टिस्ट हैं, मगर वो लोग मेहनत करना ज़रूरी है। बगैर मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। वो टैलेंट शोज़ भी काफ़ी हो रहे हैं आजकल। हाँ, तो जी, अपने जी। हैदराबाद के जो है सिंगर्स वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, लेते सही हैं है। हिस्सा। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और कुछ खूबसूरत गज़लें भी सुनते रहेंगे आप इस प्रोग्राम में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो बिजनेस चल रहा था शहर में ये इशू से पहले और ये इशू की शुरुआत में, और अब क्या फ़र्क पड़ा? أنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي. शायरी को मैंने हमेशा अहम दर्जा दिया है और मुझे घर बैठे अगर कोई काम इज्जत से मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। एक लंबा अरसा ऐसा गुजरा जब उर्दू सहाफ़त का रिकग्निशन तो रहा, मगर जो उसके अंदर एक फायर महसूस की जाती थी वो बाद में नजर नहीं आई। जो भी बने मीडिया की आवाज, हम बनाएंगे बहस का मौजू। देखिए प्रोग्राम खास मुलाकात रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है। चलिए बातचीत करते हैं रुकनुद्दीन साहब, गुलकार हैदराबाद दक्कन से। जी, अच्छा, जो आपकी मूवी कैसेट्स ये अवेलेबल है अभी? हाँ, बाज़ार में अवेलेबल है। तो मूवी प्लेनेट में मेरे 2 सीडीज़ हैं, VCDs, और एक इसके इलेक्ट्रॉनिक है, वहाँ पे सरफराज हैं, उनके पास भी एक VCD बनी हुई है और बिकते हैं, बहुत ज़्यादा बिक भी रहे हैं, वो बोलते रहते भी हैं मुझे। जी, तो पिछले 40 साल से ज़ायद जो है आप गाते हुए आ रहे हैं, काफ़ी लोगों का एंटरटेनमेंट, काफ़ी जो है महफ़िलों का, काफ़ी कॉन्सर्ट्स करके जो है माशाल्लाह इतनी साल हो गए हैं। तो आप क्या अभी सिखाते हैं म्यूज़िक दूसरों को या फिर क्या? नहीं, म्यूज़िक मैं स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चों को भी जो सिखाता हूँ, क्लासिकल से सिखाता हूँ, और वो क्लासिकल से सीखते हुए गाते हैं, मगर वो मामूली, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया जितने सीनियर जो है लोग होते हैं जो है अभी इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से, तो वो अपने स्कूल्स जो है चला रहे हैं कि भाई आगे जो है अच्छा संगीत को सीखना या फिर कैसे जो है क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए उन लोगों। मगर मैं तो अपनी हद तक ये समझता हूँ कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। नहीं, मैं सिखाता ज़रूर हूँ, मगर इसके बावजूद भी मैं ये सोचता हूँ कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है। भी बहुत बड़ा समंदर है ये। मैं समझता हूँ ये एक आर्टिस्ट की क्वालिटी है, ये जो है एक जो है अच्छे आर्टिस्ट की माशाल्लाह। अच्छा, ये मूवीज़ की जो है आप बताएं कि कोई मूवी में प्लेबैक वगैरह की? जी हाँ, जी हाँ। जी, तो वो एक पिक्चर थी, R.K. भतोला साहब इसके डायरेक्टर थे, तो उनकी एक पिक्चर थी, जैसा कि राम तेरी गंगा प्यासी एक पिक्चर आई थी, उसके उसी नाम से एक राम तेरी गंगा मैली एक पिक्चर आई थी, तो उसी नाम से इन्होंने एक दूसरी पिक्चर बनाए थे, राम तेरी गंगा प्यासी। तो उसमें मुझे भजन का भी चांस मिला था, तो उसमें वो भजन भी गाया मैं। और फिर एक बॉम्बे में भी एक रिकॉर्डिंग हुई कोई फिल्म की, तो वो रिकॉर्ड तो कर लिए वो लोग। फिर उसके बाद कौन सी फिल्म है वो पता नहीं, फिल्म का नाम नहीं दिए थे वो लोग। अच्छा, रुकनुद्दीन साहब जो है सिंगर, तो काफ़ी नाम सुना हूँ मैं भी,
जी। जो है लोग भी जानते हैं, लेकिन आम तौर पे जो लोग आपका नाम जानते हैं तो किन गज़लों से जो है आपका नाम जाना जाता है? उमूमन जो है मेरी ये अब के साल पूनम में इससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। क्या बात। एक वक्त का वाक़या ऐसा हुआ कि यहाँ मुशायरा चल रहा था एग्जीबिशन ग्राउंड में, तो उनसे कहा गया कि जो है भाई आप कि चिट्ठी आई कि जो है फूलों से बदले उनके सुनाइए। तो उन्होंने कहा पूरी पब्लिक में कि जो है हैदराबाद के ही रुकनुद्दीन ने बहुत अच्छा गाया है, इससे हट के मैं दूसरी गज़ल सुना देता हूँ आपको, मगर ये गज़ल तो मैं नहीं सुना सकता। क्या बात है। तो जिस महफिल में भी आप चाहते हैं परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे लोग आपको इसरार करते हैं कि भाई ये गज़लें सुनाना है। और वैसे यहाँ की जो चीज़ें हैं मौज़ूमदा शजी, सईद शहीदी, औजा खूबी, और यहाँ के भी शोरा को भी सुनते हैं वो लोग और बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ है और यहाँ की जो खुसूसियात है और जो दूसरे सिंगर्स हैं हिंदुस्तान के, तो आप क्या समझते हैं कि आप कैसे जो है मुख्तलिफ या कोई अच्छा फ्लेवर ऐड करते हैं आप इंडस्ट्री को? आपका क्या ख्याल है इसमें? अच्छा तो बाहर के भी दूसरे आर्टिस्ट आके यहाँ के शायरों को गाते हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छा वो लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं। हैदराबाद में आप क्या समझते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है किस मुकाम पे है और आगे क्या जो है मुस्तकबिल है इसका यहाँ पे? अब तो शुरू हुई है, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। यानी इंडस्ट्री ये बन जाए हैदराबाद तो बहुत सारे आर्टिस्टों को उसके फ़ायदा भी पहुँचेगा। जी। एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? पहले उसको अखलाक आना चाहिए, यानी बाअखलाक रहना चाहिए उन्हें, क्योंकि अजीज़ अहमद खान वारसी साहब ने एक जुमला बोला था मुझे कि अच्छा आर्टिस्ट वही हो सकता है, गाना तो अपनी जगह रहा, मगर उसका मिलना करना, लोगों से ताल्लुक़ात अच्छे रखना, ये बहुत बड़ा आर्ट की निशानी है। ये अच्छे आर्टिस्ट की निशानी है। एक अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आगे आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? बस ये अब ये तो अल्लाह के फजल दाल रोटी चल रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं तकरीबन, कल्चरल अफेयर्स से भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और आंध्र प्रदेश कल्चरल अफेयर्स से भी, महाराष्ट्र के कल्चरल अफेयर्स से भी मेरे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अगर कोई जो है सिंगर आता है आपके पास कि भाई कुछ गाना है, तो आप वो म्यूज़िक के साथ सुन के उसको जज करते हैं या म्यूज़िक के बगैर? उससे गवा देते हैं पहले, म्यूज़िक के साथ। हाँ, म्यूज़िक के साथ गवा देते हैं। अगर उसमें वाकई टैलेंट है, गा सकता है, सुर ज़रा भी है, तो उसको फिर सिखा सकते हैं। वरना नहीं तो बेसुरों की कमी नहीं हो। जो ऑलरेडी हिंदी फिल्मों का गाना है उसी को कॉपी करके जो है ना वो समझते हैं कि वो सिंगर बन गए, तो उन लोगों के लिए जो है आप क्या समझते हो क्या करना चाहिए अगर बनना भी चाहते हैं? उनको सिखा सकते हैं बस कि अगर वो सही सुर से गा रहे हैं, सही जो जैसा फिल्मी गाना है, जिस अंदाज से उन्हें गाया है कोई भी आर्टिस्ट, तो उसी अंदाज से अगर ये गा रहे हैं फीलिंग्स के साथ, तो जो है उसको सिखा सकते हैं। क्योंकि आवाज़ में वो रेंज देख लेते हैं, इसका रेंज वहाँ तक जा रहा नहीं जा रहा या कम पड़ रहा। अगर थोड़ा बहुत कम पड़ रहा तो उसकी प्रैक्टिस पे उन्हें फिर आ जाता। अच्छा, ये जो सा रे गा मा है, इसकी क्या जो है वो होती है, कुछ बताएं इस ताल्लुक़ से आप? नहीं, इसमें हिंदुस्तानी वोकल है, ये हिंदुस्तानी, तो सा रे गा मा प ध नी सा, ये तो शुद्ध सुर हो गए। इसमें और एक जो है रे के जो है दो सुर होते, कोमल और शुद्ध। गा के भी कोमल और शुद्ध, और माँ के भी जो है तीव्र और शुद्ध। धा के भी जो है कोमल और शुद्ध, नी के भी कोमल और शुद्ध। तो इस तरीके से ये सुर जो है, ये तो है कि जो 7 सुरों पे है ये, मगर 7 सुर के अलावा इसको 12 सुर में भी गिनती कर लेते हैं, क्योंकि एक सुर जो है 2 मरतबे भी आ जाता, मैंने कोमल में भी आता, शुद्ध में भी आता, तो उसको अगर गिने आप तो जो पूरे 12 सुर हो जाते। थोड़ा कुछ सैंपल जो है बताएं आपके। मैं जी ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर ये सा है, सा रे गा मा पा मा गा रे सा। अब इसमें कोमल का इस्तेमाल है, सा रे हाँ कोमल आ गया, ये सा रे शुद्ध आ गया, गा कोमल है, गा गा,
ये तीवर मध्यम आ गया, तीवर माँ, पा, ये पाँव सा जो है अपनी जगह से हटते नहीं, वो अपनी जगह कायम रहते हैं। ये 4 ही सुर ऐसे हैं जो कोमल में भी आते हैं, शुद्ध में भी आते हैं। अच्छा, जो सूफियाना कलाम होता है जिसमें जो है अलाप लगाते हैं वो लंबे लंबे जो है, तो वो भी कुछ जो क्लासिकल में आता है? ये क्लासिकल में आता है। अच्छा, तो इसके लिए बड़ी रियाज करना पड़ता है? रियाज बहुत ज़रूरी है, रियाज बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो वो इसकी फिर कोई अलग ट्रेनिंग आपने ली है, इसमें भी आप कुछ सीखे हैं? सूफियाना में जो है सिर्फ ऐसा है कि वो अल्लाह, रसूल, खुदा इन्हीं की बंदिश में रहता हो। अच्छा अच्छा। तो वो जो कुछ भी गाएंगे तो इन्हीं के मतलब उनको वो पढ़ेंगे वो। अच्छा, सिंगिंग के अलावा आप जो है क्या करते हैं? कंपोजिंग या फिर? हाँ, कंपोजिंग करता हूँ मैं। अच्छा, कुछ आप कंपोजिंग कितनी जो है नगमे, गज़लें या क्या? गज़लें हैं मेरी तकरीबन जो मैं गाता हूँ जी, कुछ चंद छोड़कर कि सब मेरी कंपोजिंग में ही गज़लें रहती हैं। अच्छा, क्योंकि क्लासिकल सीखे हुए हैं, राग रागनी से वाकिफ़ हैं, तो इस हिसाब से जो है क्लासिकल के हिसाब से वो जो चीज़ जिस गज़ल में जो चीज़ का जो राग बैठ सकती है वही गज़ल को जो है उसी में जो है धुन बना देते हैं। ये हैदराबाद में जब इतने अच्छे कलाकार, अदाकार, गुलकार, ये सारे लोग हैं, तो सब मिलके कोई अच्छी प्रोडक्शंस क्यों नहीं बनाए? पता नहीं, वो लोग अपने में मस्त हैं, उनकी भी दाल रोटी चल रही है, वो भी अपना प्रोग्राम्स कर लेके गुजारा कर ले रहे हैं। जैसे बब्बन खान साहब का कोई बहुत अच्छा जो है ना बहुत दुनिया में मशहूर ड्रामा है, तो कुछ और लोगों को वैसा कोई आर्टिस्ट भी आया नहीं है। बब्बन खान साहब तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और बड़ी ज़बरदस्त जो है उनका ड्रामा सुपर हिट था, अदरक के पंजे। जी हाँ, सुपर डुपर हिट माशाल्लाह, और वो टैक्स फ्री भी था, अक्रॉस द ग्लोब जो है बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। आज की इंडस्ट्री में, आज की प्रेजेंट जो सिंगर्स है बॉलीवुड में, उसमें आप कौन समझते हैं सबसे जो है अच्छा सिंगर है आपकी नज़र में? अब इस वक्त तो जो है उदित नारायण बहुत अच्छा गाता है। उदित नारायण बहुत अच्छा गाता है, क्योंकि वो इमिटेशन तो है वो रफ़ी साहब का। अच्छा, तो इस वक्त तो हमको भी पसंद आ रहा, वैसा कुछ नहीं। जी जी। और कोई फीमेल सिंगर्स में जो? फीमेल सिंगर्स में तो जो है लता के बाद तो कोई समझ में नहीं आया। क्या बात? लता और आशा के बाद, बल्कि लता पहले, बाद में आशा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरे ओल्ड स्कूल के कोई कभी वो रिप्लेस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं, रफ़ी साहब को भी नहीं कर सके। एक वक्त रिकॉर्डिंग हो रही थी बॉम्बे में, तो कुमार शानू की भी रिकॉर्डिंग थी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतना अच्छा गाते हैं, अब हैदराबाद छोड़िए, यहाँ आ जाइए। तो मैं उनसे ये कहा, भाई मेरी नौकरी है वहाँ पर, मेरे जो है पेंशन होती है मेरे को, मैं वो छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता। तो उन्होंने कुमार शानू भी ये बोले कि आप छोड़ के आ जाओ। आप बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं पूरी कर लेके उसके बाद ही मैं बाहर निकलूंगा अभी तो। यानी इस दौरान पिछले सालों में आपको ऑफर्स थे बॉलीवुड से कि भाई वहाँ पे आ जाए? बिल्कुल। तो फिर गए क्यों नहीं आप? नहीं, मेरे को ये नौकरी का ऐसा मामला है कि एक पेंशनेबल जॉब है, और फिर ये कब जब तक चलाना है, फिर उसका पेंशन तो ज़िंदगी भर खाना ही खाना है। और फिर उसके अलावा भी क्या है, म्यूज़िक इंडिया वाले फिर दोबारा मुझे फिर बुलाए, म्यूज़िक पॉलीग्राम फिर बुलाए। तो फिर उनसे बोला कि मैं अभी नहीं आता, बाद में आऊँगा, बोल के ऐसा टाल दिया। मैंने वहाँ से ऑफर्स आए मेरे को। अच्छा, माशाल्लाह, दैट वाज वेरी गुड। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमारे लिए परफॉर्म किए यहाँ पे। तो हमारी बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं आपके साथ है। फिर आगे भी जो है कुछ अच्छे प्रोग्राम्स खूबसूरत करते हैं, आपको बुलाते हैं ज़रूर। शुक्रिया, ज़रा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मुंसिफ का मैं शुक्रगुजार हूँ, और तमाम स्टाफ का भी, और आपका भी, जो इंटरव्यू इतनी बेहतरीन तरीक़े से, बहुत अच्छे तरीक़े से इंटरव्यू लिए मेरा। और खान लतीफ़ खान साहब को भी जो है मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात होती है तो कह दीजिए। ज़रूर, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम रुकनुद्दीन साहब जो गुलकार हैदराबाद दक्कन के हैं, उनके साथ, और उनके साथी तबलिस्ट टी ज्ञानेश्वर साहब भी मौजूद हैं। तो उम्मीद कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब दीजिए अतहर खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त, और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।